बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। नाज़रीन, हमेशा से ये कोशिश की जाती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाई जाए वो तमाम ख़बरें जो ड्राइंग रूम से मुंसलिक होती हैं, और ये कोशिश की जाती है कि आपको बताया जाए कि इस वक्त सियासत में ड्राइंग रूम के अंदर किस किस्म की बातें की जा रही हैं और कैसी तब्दीलियाँ आने को हैं। हुकूमत ने अपने 3 साल पूरे कर लिए और 3 साल की कारकर्दगी खान साहब अवाम के सामने लेकर आए। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को ही जाता है कि जिसने ईमानदारी खुददारी के साथ काम किया और कायद आज़म के पाकिस्तान को सबके सामने ला के रखा। और अब तक अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता कुछ सालों में जिन लोगों ने करप्शन की थी वो लोग तो आवाम के सामने आकर बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी हुकूमत को ही क्रेडिट जाता है कि जिसने आवाम के सामने आके ओपनली बात की और अपनी कारकर्दगी को बयान किया। इसी के साथ साथ जी इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और जितने काम वो कर चुके हैं उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। वो एक अलग बात है कि उनका फोकस तशहीर पे नहीं बल्कि काम पर है। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद होंगे हमारे सीनियर एनालिस्ट फयाज बराई साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। आज सुनिए खान साहब की तकरीर आपने। मैंने खान साहब की स्पीच भी सुनी और इसके साथ साथ आपसे पूछना चाहूँगी कि फयाज बराई साहब, खान साहब छक्के पे छक्का लगाए जा रहे हैं और उनके मशीर और उनके वज़ीर भी किसी हद तक हमें कम नज़र नहीं आते हैं। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में अगर देखा जाए तो ये मुल्क की हिस्ट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने अवाम के सामने 3 साल कारकर्दगी की बात की है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए फ़ैज़ा, जो खान साहब ने तकरीर की, अगर आपने गौर से उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा हो और जिस तरह वो अपनी 3 साल की कारकर्दगी बयान कर रहे थे खारजा महाज पे, अंदरूनी महाज पे और मईशत के अतबार से और अपोजिशन के साथ जो कुछ सलूक हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने एक मैसेज दिया है जो उन्होंने कल अपने ड्राइंग रूम में बैठकर सोचा था ना कि 3 साल हमने पहले क्या किया है, अगले 2 साल क्या करना है और उसके 5 साल बाद क्या करना है। उस बात का उन्होंने आज मैसेज दिया एक तकरीर में कि हम 3 साल यहाँ पे हुकूमत किया, 2 साल और करेंगे और अपोजिशन सुन ले, सारे स्टेक होल्डर सुन लें कि पीटीआई अगले 5 साल भी इस मुल्क में हुकूमत करेगी। आज की उनकी तकरीर का जो मेन मैसेज था वो यही था कि पीटीआई अब इस मुल्क में जम चुकी है। पीटीआई ने वो अहदाफ जो उसने मुकर्रर किए थे, पार्टी मंशूर के थे, वो हासिल करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जो असल मसला है कि अगले 5 साल का इलेक्शन, 2 साल तो मज़ीद हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो सोच रही थी कि इनको हटा देंगे, ये 3 मारेंगे, 6 मारेंगे, बना ली, तो उनको आज मैसेज मिल गया है। पीडीएम कहाँ गई फयाज बराई साहब? हमने इस पूरे दौर में ये देखा कि पीडीएम भी एक बनाई गई, क़यादत मौलाना फजल रहमान के हाथों दी गई, मियाँ साहब ने उन पर भरोसा किया, क़यादत उनके हवाले की। मरियम साहिबा एक अलग रास्ते पे जा रही थी, शाहिद हकान अब्बासी साहब का भी रास्ता अलग था, फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए, उनका बयानिया अलग हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही थी, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से नो डाउट बहुत कम अरसे में उन्हीं के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके पंजाब में फिर दोबारा से अपने आप को ज़िंदा करने की कोशिश की है, तो आप क्या समझते हैं ये प्रेशर ग्रुप खान साहब को मज़ीद आने वाले दिनों में तंग करेंगे? कहाँ चले गए ये लोग? फ़ायदा पीटीएम ने क्या सोचना है? अब जो उन्होंने किया ज़रा उनको नज़र आ गया, जो उनकी कारकर्दगी थी एज ए अपोजिशन, जिस तरह उन्होंने आपस में मिलकर काम किया, जिस तरह उनमें टुकड़े हुए और जिस तरह उन्होंने अपनी अपनी बैठक सजा ली, तो उनको तो आज पता चल गया है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में जिसका ख्याल था उनका कि जी इसको हटाने में हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और हम एक तहरीक चलाएँगे, एक लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे, और ये कोई मसला ही नहीं है, दिनों की बात है। तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे। आज भी यकीनन अपने ड्राइंग रूम में बैठकर जब ये तकरीर सुन रहे थे तो ये सोच रहे होंगे कि हमारी तो सारे किया जरा रह गया। और ये मैं समझता हूँ कि पीडीएम की अपनी ही गलतियाँ हैं, उनकी अपनी ही कमज़ोरियाँ हैं। उन्होंने जो मकसद शुरू किया था, आवाम की बात ही नहीं की, आवाम के हकूक़ की बात नहीं की। आप जानती हैं कि खान साहब जब आए शुरू में तो कुछ अरसा महंगाई का एक तूफ़ान आया और लोग ख़ास से डिप्रेस भी थे। इवन जो खान साहब के अपने वोटर थे वो भी कह रहे थे कि वो मायूस हो गए हैं इमरान खान की पीटीआई की कारकर्दगी से। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने उस चीज़ को तो कैश नहीं किया, आवाम के हकूक़ को, आवाम के मसले को तो उठाए नहीं जिस पर उनको एज मिल रहा था, वो अपने बचाव में लग गए। सही। खान साहब ने जो उन पर अटैक किया था कि जो करप्शन हुई है वो सामने लाई जाएगी और जो करप्ट लोग हैं उनको मैं नहीं छोड़ूंगा।
चाहे वो कितने भी ताकतवर फयाज क्यों साहब, अब तो आवाम को ये भी मालूम हो चुका कि वो बड़े मियाँ साहब जिनके प्लेटलेट सेल पाकिस्तान में कम हो गए थे, जिनको दिल का आर्जा जो है वो जिसमें मुब्तला थे और वो कहीं ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुका हुआ था, नवासे की शादी में बड़े अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे। लंदन की पिज़्ज़ा शॉप से बैठ के पिज़्ज़ा और कॉफ़ी शॉप से बैठ के कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं। बल्कि जितने भी बीमार यहाँ से बाहर गए हैं, इनकी बीमारी सिर्फ पाकिस्तान में ही रही है। इसहाक डार साहब बाहर जाते साथ ठीक हो गए, पाकिस्तान में मौजूद थे तो बीमार थे। फादर मियाँ साहब लंदन में अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे, तो उनके एक दोस्त ने, मेरे जानने वाला, तो उसने उनको एक मशवरा दिया कि मियाँ साहब ने उससे पूछा कि हम पाकिस्तान की सियासत में क्या हमने खोया है, क्या हमने पाया, और इस वक्त हमारी पार्टी और जो अपोजिशन है कहाँ खड़ी है। तो उसने कहा मियाँ साहब मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आपसे गलती हुई है, आपने ज़िंदगी के सारे मज़े लिए, इक़्तिदार के सारे मज़े लिए, शोहरत आपने देखी है, पैसा आपके घर की लौंडी रहा है, लोग आपके मोहताज रहे हैं, क्या चाहिए था आपको? आप सिर्फ एक अपने अहद की पासदारी करते थे। मियाँ साहब हैरान हुए कि कौन सा अहद? उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात यह है कि आपको कोर्ट ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। जब वो मुद्दत गुजरी तो वापस आना चाहिए था। हुकूमत पाकिस्तान को दरख्वास्त करते, अदालत को दरख्वास्त देते, जी मेरी इस वक्त सेहत की कंडीशन ये है, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ इलाज करा सकता हूँ, अगर आप हुक्म करें तो मैं वापस आ जाऊँ। तो जो भी उसको हुक्म मिलता, अदालत जो भी कहती वापस आ जाते, एक अहद पूरा कर देते। उनकी पूरा कैरियर वो किया ही नहीं। वही ना, पूरा कैरियर, उनकी करप्शन, उनकी हर चीज़ इस अहद में चली जाती कि मियाँ साहब ने एक वादा किया था और उस वादे पे आकर जान दे दिया है, उस वादे को निभा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मोमेंट आते हैं सियासतदानों की ज़िंदगी में। मियाँ साहब ये सुनकर खामोश हो गए कि बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन फ़ायदा इज़्ज़त उनको मिलती है जो इज़्ज़त के लिए लड़ना जानते हैं, जो इज़्ज़त के लिए कुर्बानी देना जानते हैं। कहते तो बहुत है हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं और कुर्बानियाँ बहुत दी हैं, देंगे। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, जिसे मैं चाहता हूँ तो इज़्ज़त की बुलंदियों पे पहुँचा देता हूँ, जिसे चाहता हूँ तो पस्तियों की गहराइयों में ले जाता हूँ। ये बंदे को फैसला करना होता है। बीइंग सियासतदान, एक बड़े सियासतदान, पाकिस्तान के एक मंजे और बड़े सियासतदानों में उनका शुमार होता है। उनको ये अहद निभा देना चाहिए था। पार्टी को जिंदा कर जाते, बेटी को जिंदा कर जाते, और जो उनकी बेटी की भी तो समझ नहीं आती ना फयाज साहब, मरियम साहिबा की भी तो समझ नहीं आती। चचा की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, या फिर वो इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम दो लोग डिवाइड हो चुके हुए हैं, ताकि सिंपैथी जो है वो लोगों की कुछ शहबाज शरीफ के साथ रहे और कुछ मरियम के साथ रहे। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो इस वक्त इनके स्पोक पर्सन बने हुए हैं, परवेज़ रशीद साहब उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है जमहूरी तरीके के साथ पार्लियामेंट में तहरीक चलाते हैं, जबकि ये लोग कहते हैं इस्तीफ़े देंगे, इस्तीफ़ा भी नहीं दिया। और आप क्या समझते हैं कि मरियम साहिबा तो रहती सहती कसर पार्टी को बिगाड़ने की पूरी नहीं कर रही? एक्चुअली फ़ायदा कसूर तो हम सब का है। हमने क्यों इतनी तवक्कुआत और इतनी एक्सपेक्टेशन लगा दी है मरियम से? मरियम को लीडर तो नहीं है, उसका तजर्बा नहीं है, उसकी एजुकेशन नहीं है, उसकी तरबियत नहीं है। बेवकूफ़ तो आप अवाम का क्या करें? क्यों उससे इतनी बेवकूफ़ अवाम का क्या करें जो बिलावल में और मरियम में अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं? उस अवाम का क्या किया कसूर है जाए? ना। आप देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं, उसमें कुछ लोगों के मफादात होते हैं, और उन्होंने ये सोचा होता है कि हम इस पार्टी को, इस लीडर के साथ रहना, हमने इसी के जूते पॉलिश करते हैं, और वो मैदान में आ जाते हैं और नारे लगा रहे होते हैं। तो मरियम के हवाले से यह है कि मरियम को एक बड़ा लीडर बना देना, या एक बड़ा लीडर तस्लीम कर लेना, मैं समझता हूँ कि हम सब की गलती है। मरियम का ये कैपेसिटी नहीं थी, उसकी थिंकिंग में, उसकी वर्किंग में, लीड करने की कैपेसिटी। लीडर ऐसे नहीं बन जाता। लीडर बनने के लिए बंदे को, वही बात मैं आ रहा हूँ कि बंदे में अंदर कुर्बानी देने का सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, मालूम नहीं प्रैक्टिकली होना चाहिए। कि जूनियर इंदिरा गांधी मरियम नवाज़ के अंदर बोलती हैं, इदारों को उठ के धमकियाँ लगाती हैं, जर्नलों के नाम ले लेके मुखातिब करती हैं, उनके वालिद जब वीडियो लिंक पे ख़िताब करते हैं तो वो भी इदारों को टारगेट कर रहे होते हैं। ये पाकिस्तान से ही मोहब्बत करते हैं। ये तो और बचपना है ना। जब भी कोई पाकिस्तान में हो और पाकिस्तानी लीडर हो, पाकिस्तानी लीडर की जिम्मेदारी आम बंदे से ज़्यादा है। हमारे लीडरों को इस बात का पता नहीं है। जब वो पार्टी को लीड करते हैं, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इस मुल्क को मसाइल हल करने के लिए, आवाम के मसाइल करने के लिए कहते हैं कि हम खिदमत के जज्बे से आए हैं, तो उनको उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। उनको कोई भी बात करते हुए, किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करते हुए, अदालत, फ़ौज जितने भी हैं, उनको समझना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है।
हमारी अस्करी क़यादत जो उसकी क्या वैल्यू है, हमारी अदलिया की क्या वैल्यू है, हमारे जो दूसरे सिक्योरिटी के इदारे हैं, हमारे दूसरे जो सरकारी इदारे हैं, इन सब की क्या वैल्यू है और हमने इसको ऐड करना है, इनको एडिशन करना है। हमने इनको तनकीद नहीं करना। अगर हम ही इनका मजाक उड़ाएंगे, वो लोग जो इन इदारों के सरबराह बनने के लिए हुकूमत साजी में आते हैं, हुकूमत में आने के लिए कोशिश करते हैं, वही जब इनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब हम हुकूमत में हूँ, जब हम हुकूमत कर रही हूँ, उस वक्त तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये इदारे भी ठीक हैं, वर्किंग भी इनकी ठीक है, क्योंकि हम इनको गाइडलाइन दे रहे होते हैं, हम इन पर हुक्म चला रहे होते हैं। और जब हम हुकूमत में ना हो तो यही इदारे हमें बुरे लगने लगते हैं, और जब हम वोट ना मिले, इलेक्शन हार जाएँ, तो हम इस तरह की साजिशें, अदारों ने ये किया है, वो किया है, यानी हमने माना इदारों पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपनी गलती तो मांगनी नहीं। फिर वो मिसाल आ जाती है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, फिर आंगन पे गलती आ जाती है। कुछ बात करते हैं 3 साल कारकर्दगी पे आते हैं वापस। आपने कहा कि खान साहब ने बड़ा कुछ अचीव कर लिया। फयाज साहब, अगर हम बात करते हैं 3 साल कारकर्दगी के ऊपर, तो फिर जो करप्शन की बात की जाती थी कि करप्शन से लूटी हुई दौलत जो है बाहर लेकर जो गए हैं, जो करप्शन की है लोगों ने, वो पैसा वापस आएगा पाकिस्तान। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का या खान साहब का क्या मौक़िफ़ रहेगा? और दूसरा, मैं हूँ या आप हों, एक आम आदमी का जो बेसिक जो उसका जो कॉन्सेप्ट है या जो उसकी बेसिक जो उम्मीद है, वो तो उसकी अपनी बुनियादी सहूलियात के साथ मुतवक्को है। वो तो उनसे तवक्कुआत लगा के बैठा हुआ है कि मेरे घर का चूल्हा कितनी आसानी से जलेगा, मुझे ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो कितने कम पैसों पे ख़रीदनी पड़ेंगी या कितने कम दामों पे मिलेंगी। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि खान साहब की पॉलिसीज़ कुछ ख़राब नहीं रही? फ़ायदा एक मैं आपको बात बताऊँ, ठीक है, उन्होंने आज की जो ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने कहा है कि हमने हेल्थ में ये किया है, हमने एजुकेशन में ये किया है, हमने इंटरनेशनली ये किया, हमने सफारतकारी इस तरह की बहुत सारी बातें की हैं, और यकीनन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनकी बहुत सारी खिदमत है, इसमें खान साहब की अचीवमेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनका ये जो कारनामा है ना, ये जो माफिया थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके साथी, उनके आवारी, ये कोई मामूली लोग नहीं थे। मतलब आप ये कहना ना चाह रहे समझे हैं कि उनको पकड़ा है और इन पर हाथ डाला है, ये मामूली बात नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर आज वो तकरीर में खड़े होकर ये कहते कि मैंने जो इन पे हाथ डाला है, सारी चीज़ें एक तरफ रख दो, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा माफिया था। कि आप इमरान खान साहब ने उन लोगों को बेनकाब कर दिया कि जिनको बेनकाब करने के बारे में कभी किसी की जुर्रत ही नहीं हो सकती। ये इमरान खान ही कर सकता था, वही बंदा कर सकता था जो अंदर से साफ है, जो नेक नीयत है, जिसका कोई स्टेक नहीं है, जिसका कोई कारोबार नहीं है, जिसकी कोई जायदाद नहीं है, और जिसको ये फिक्र नहीं कि कल मेरी औलाद जाओ मेरी जगह संभालेगी। अच्छा, 3 साल कारकर्दगी पे बात हो रही है। अब मैं कुछ आती हूँ वजारतों की तरफ। वजारतों की तब्दीली भी हमने बहुत ज़्यादा देखी है। आए दिन वजारतों के कलमदान जो हैं वो तब्दील होते रहे। जैसे फवाद चौधरी साहब, जो कि आज बात भी कर रहे थे कि आप देख लें कि खान साहब ने किस तरह से 3 साल कारकर्दगी कौम के सामने ला के रखी है, और ये क्रेडिट हमें ही जाता है। पहले तयात और नशियात के वज़ीर आते हैं और उसके बाद उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है, फिर दोबारा से तयात और नशियात की तरफ ले आते हैं। फिर दोस्त आशिक अमान साहिबा सिस्टम का हिस्सा बनती हैं, फिर जाती हैं, फिर हिस्सा बनती हैं, फिर चली जाती हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हो गए, यावर बुखारी हो गए, बहुत सारे नाम हैं इस तरह के। खान साहब कन्फ्यूजन का शिकार हैं, या रूहानी मशवरे इस तरह के दिए जाते हैं, या कुछ इस तरह के मुराकबे किए जाते हैं, या कुछ मशवरे ऊपर से हो रहे होते हैं कि जिनके ज़रिए पता चलता है कि ख्वाब आ गया, या कोई रूहानी कान में मशवरा ऐसा दे दिया गया कि आपने आज वजारत कलमदान तब्दील कर लेना है। जहांगीर तरीन ग्रुप को देख लें, 3 साल कारकर्दगी में वो भी दूर हो गए, करीबी साथी। ओन चौधरी वो बाहर हो गए, नज़ीर चौहान वो गिरफ्तार हो गए। क्या समझते हैं? फ़ायदा कप्तान बेसिकली एक खिलाड़ी है, वो सियासत को भी थोड़ा सा खेल के रंग में देखता है कि अगर एक खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है तो उसको खेलने देकर, बुरा खेल रहा है तो हटा दें। ये हम कहते हैं, ये हम कहते हैं कि वजारतें भी उन्होंने चेंज की हैं। जिस खिलाड़ी को हटाते हैं फिर दोबारा से सिस्टम में ले आते हैं। वजारतें भी चेंज की हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी चेंजेस की हैं, पोस्टों पे भी, सेक्रेटरीज को भी बदला है। मैं समझता हूँ इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वजारतें बदलें, आप ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ लाएँ, जो बंदा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा उसको ज़रूर हटाएँ, लेकिन वजारतों जो भी वज़ीर आए उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। हर वजारत की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहिए उसको। जिस तरह आज उन्होंने कहा कि जो 3 साल की कारकर्दगी, हर वजारत अपनी कारकर्दगी को आवाम के सामने पेश करेगी, मीडिया तक उसकी रसाई होगी कि इस बंदे ने क्या किया है। मसला ये नहीं है कि आज वो वज़ीर था तो कल दूसरे महकमे में चला गया, जिस महकमे में जाए। मीडिया हाउसेस पे काफ़ी सख्ती कर दी है कि बगैर तस्दीक के खबर नहीं चलाएंगे, अपनी मर्जी से कोई तजिया पेश नहीं किया जाएगा।
ये तो एक अच्छा कदम उठाया है इमरान खान साहब ने। इस तरह की छोटी छोटी बातें तो होती रहती होती हैं हर रहती दौर हैं। में, हर हुकूमत की कोशिश होती है। देखें, ये तो छोटे अपने मोटी खिलाफ बात सुनना तो बड़े यही हौसले की हुस्न बात होती है। जमहूरियत है फयाज रड़ाई साहब, जमहूरियत का हुस्न यही है। अपने खिलाफ बात सुनना, इतनी कुशादगी, इतना बड़ा दिल अल्लाह ताला किसी को देता है। तो सही। बाज़ दफ़ा बातें बुरी भी लगती है, मीडिया भी बाज़ दफ़ा कुछ बातें और भी कर जाता है, तो मतलब हर कोई आसिफ अली जरदारी थोड़ी ना होता है, नागवार गुजरता है। हर कोई आसिफ अली जरदारी थोड़ी ना होता है कि हाँ, जिसके ये दौरे तो है। हुकूमत में उसके बारे में तनकीद की जाती है बड़ी खामोशी से सुनता हो और हाँ, बर्दाश्त करता हो। जरदारी साहब में ये खूबी है। सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं वसीम अकरम प्लस की। इमरान खान साहब के चहीते वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उनका ये कहना है कि जितने काम उन्होंने कर डाले इतने काम तो किसी ने किए ही नहीं, एक रिकॉर्ड बना दिया है। वो एक अलग बात है कि वो भी लोगों को नज़र नहीं आ रहे, तशहीर पे फोकस नहीं किया जा रहा। देखने में तो बड़े मासूम से, भोले भाले से मालूम होते हैं, कभी कभी मुस्कुरा भी लेते हैं, बल्कि जितने सवाल पूछे जाएं तो उतनी ही दफ़ा मुस्कुराते हैं हमारे वसीम अकरम प्लस। तो क्या कारकर्दगी रही है उनकी, और ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि हर जगह पे खान साहब का नज़ला गिरता है लेकिन उस्मान बुज़दार के लिए हमेशा प्यार ही निकलता है? फ़ायदा एक तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में कोई बंदा वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का मोतरफ हो या ना हो, एक बंदा उसका मोतरफ होगा, और वो दिल से, दिल की कोर से जो बंदा उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मुतासर है और समझता है कि वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो खुद इमरान खान है। तो मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार के लिए इससे बड़ा क्रेडिट क्या हो सकता है, इससे उनकी खुशबख्ती क्या हो सकती है कि वो काम खान साहब ने रात को एक जुमला कहा कि जी वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे और बड़े शानदार और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े मासूम आदमी हैं, ये उसकी तशहीर नहीं करते। तो ये उस बात पे ये खुद मैं आपको एक मज़ेदार बताऊँ कि बड़ी अच्छी लगती है। मैं देख रहा था तो उस्मान बुज़दार साहब भी सोच रहे थे कि खान साहब कौन से काम कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छे किए और बहुत शानदार किया और मैंने उसकी तशहीर नहीं की। मेरे ख्याल में वो बुज़दार साहब को भी नहीं पता, और दूसरा उन्होंने अच्छे काम किए होते। खान साहब तो कप्तान है ना, खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं और जो भी कहते हैं कॉन्फिडेंस से कहते हैं। मेरे ख्याल में अगर बुज़दार साहब ने बहुत अच्छे काम किए सुबह पंजाब में, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तशहीर की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद बहुत नजर आनी चाहिए। फयाज साहब, ऐसी मेहरबानी वैसे अल्लाह ताला की ना हर किसी पे होनी चाहिए, जैसे उस्मान बुज़दार साहब के लिए है। मैं समझता हूँ। अच्छा, इसी बात को मैं आपको एक छोटा सा जुमला कहूँगा, आप बड़ा पसंद करती हैं रूहानी बातों को। मैं समझता हूँ कि बुज़दार साहब पे भी खान साहब की रूहानी नजर है और वो बड़ी शफकत और मोहब्बत से देखते हैं। मैं भी मुंतजर रहूंगी कि वो रूहानी नजरें कभी हमारी तरफ। और जब बंदा किसी को रूहानी तौर पर देखता है ना, तो फिर पता नहीं उसके अंदर की कौन सी बात अच्छी लग रही है। वाकई में ये बात आपने दुरुस्त कही है कि बज़ाहिर हदोखाल जैसे भी हों, लेकिन अंदर का मन जो है ना वो कहीं और होता है। मैं भी खान साहब को जो बुज़दार के अंदर की कोई शराफत, अंदर की कोई नेक नीति या अंदर मुन में कोई जो एक वफादारी नजर आ रही हो, कोई ऐसी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है खान साहब को। खान साहब तो किसी बंदे की तारीफ नहीं करते, किसी बंदे को नॉर्मली पसंद भी नहीं करते, तो उनको एक दरवेश, एक आम जो सादा से थोड़ा सा कम बोलने वाला शाही सा बंदा, एक कमज़ोर से इलाके का, पसमानदा इलाके का बंदा इतना पसंद है। पूछना चाहूँगी, आपने कहा था पंजाब में एक बहुत बड़े लेवल पे तब्दीली होने जा रही है, वो तब्दीली हो रही है या रुक मेरे ख्याल में वो तब्दीली नहीं हो रही। आप एक बड़ी शख्सियत बिल्कुल अपना सामान बांध कर बैठी हुई थी, लेकिन कुछ माफ़ी तलाशी हो गया। मेरे जो है ना हल्का बाप, जो मेरा औकाब है, उसने बताया कि वो उनको कुछ यकीन दहानियाँ हुई हैं और कुछ माफ़ी तलाफी हो गई है, और मैं समझता हूँ कि हम तो बता दें। हाँ, तो शख्सियत का नाम बता दें। शख्सियत को अब रहने दें, जब माफ़ी तलाफी होगी तो फिर शख्सियत का नाम बताना, लेकिन अब वो वहीं बड़ी इमारत में रहेंगे और बड़े माहौल में। वज़ारत से रिलेटेड है या ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है या किस डिपार्टमेंट से? नहीं, मैंने बता दिया ना आपको कि एक बड़ी इमारत में बैठे हुए हैं। एक लाहौर, एक बड़ा खूबसूरत मकाम है लाहौर में ना। सही। हाँ, तो उस बड़ी इमारत, जैसे गवर्नर हाउस कहा जाता है, कुछ भी हो, लेकिन अब उसमें एंजॉय करेंगे, मौज करेंगे और आवाम की खिदमत करेंगे और उनको काम करना है। गवर्नर साहब अच्छे आदमी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, खूबसूरत शख्सियत है। कभी आप उनसे मिलें तो पता चलेगा कि आप भी उनको एक रूहानी नज़र से देखें तो पता चलेगा कि अंदर से ये भी बड़े कमाल के। आज ही से रूहानी नज़रें जो हैं वो दोबारा से बहाल करने की कोशिश करती हूँ। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं और आप मेरे ख्याल में बंदे को रूहानी अंदाज में देखा जाए ना तो उसकी कई खामियां जो है वो एलिमिनेट हो जाती हैं, इंसान को नज़र नहीं आती, उसको नज़रअंदाज कर देता है। मैं और फयाज रड़ाई साहब पियेंगे कॉफ़ी। आप सब लोग अगले प्रोग्राम तक के लिए हमारा कीजिएगा इंतज़ार। मुझे और फयाज रड़ाई साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।